आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। जी हाँ, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। दोस्तों, वसई में शादी के बाद अपना करियर शुरू करने वाली पूजा सावंत मालवणकर लगभग 15 वर्षों से प्रोफेशनल फाइन आर्टिस्ट है, जो कि लगातार काम कर रही हैं। अपनी एग्जीबिशन भी लगाती हैं और पेंटिंग सिखाती भी हैं। इसके अलावा पूजा लोगों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए योगा भी सिखाती हैं। इनको भी VS नेशन कर रहा है वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित। VS नेशन में आपका स्वागत है। पूजा जी, आप बताइए कि वसई में आप कब से हैं और ये फाइन आर्ट जो आर्टिस्ट का काम आप करती हैं, ये कब से करना शुरू किया आपने? नमस्ते। सबसे पहले तो VS नेशन के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म हमें दिया है अपनी बात रखने के लिए, अपनी प्यारी वसई के बारे में कुछ कहने के लिए और खुद के बारे में कुछ चीज़ें बताने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देवेंद्र जी। आपने पूछा कि कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला। तो कला के क्षेत्र में मैं पिछले 10 साल से हूँ और शादीशुदा ज़िंदगी मैंने यहीं से शुरू करी। अपने वसई से ही मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करी और अपना कॉलेज और उसके बाद का जो करियर है वो भी मैंने यहीं से शुरू किया। मुझे अपने घर से बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट इन चीज़ों के लिए मिला और इनके बाद ये करते करते मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में आई कि वसई के जो लोग हैं, वसई का जो नेचर है, ये सब अपने अंदर समा लेता है। जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं उन सभी को, और एक कलाकार के लिए ये सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मायने रखता है। कलाकार के लिए इस तरीके का नेचर, सराउंडिंग, निसर्ग जिसको हम मराठी में कहते हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से कलाकार फलता फूलता है और सृजनता जो अपने कला के माध्यम से दिखाना चाहता है, उसका जो एक प्रभाव है वो अपने माध्यम में, कला में, वो बहुत प्रभावी तरीके से दिखा पाता है। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुई और चलते चलते अब यहाँ तक समा आ गया है कि वसई में हम सब कलाकार एकदम से समा गए हैं। तो कहाँ से आपने ये कला सीखी और कैसे ये जर्नी कला के क्षेत्र में शुरू हुई? जी, मैंने रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट जो बांद्रा में स्थित है, वहाँ से अपना डिप्लोमा कोर्स पूरा करा, GD आर्ट जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद BBA, ये जो डिग्री है, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, वो मैंने पूरी करी और वो SNDT चर्च गेट से पूरी करी। उसके बाद मैंने अपना जो पहला एग्जीबिशन है जहांगीर आर्ट गैलरी से शुरू किया, फिर प्रबोधनकार ठाकरे आर्ट गैलरी, जहाँ से मैंने दूसरा एग्जीबिशन करा। पहली पेंटिंग आपकी कितने में बिकी थी और कैसा लगा उस समय? पहली पेंटिंग का तो ऐसा किस्सा है, हम स्टडी टूर के लिए गए थे। तब तो मेरा एजुकेशन पूरा भी नहीं हुआ था। हम स्टडी टूर के लिए गए हुए थे और वो हम औरंगाबाद गए थे। वहाँ जाके हमने जैसे कि हर स्टूडेंट अपना आर्ट एक्सप्लोर करने के लिए कहीं कोने में जाके बैठते हैं और अपना आर्ट एक्सप्लोर करते हैं। सामने जो भी खूबसूरती दिख रही है, नेचर दिख रहा है, वो कर रही थी। और एक टूरिस्ट, 2 टूरिस्ट वहाँ पे आए और वो पीछे से देख रहे थे कि किस तरीके का आर्ट चल रहा है, स्टूडेंट लोगों का क्या चल रहा है। तो वो मेरे पीछे आके खड़े रहे और उन्होंने मुझे मेरा काम पूरा होने के बाद पूछा कि मैम ये हम लेना चाहेंगे। उस समय मुझे बिल्कुल भी देवेंद्र जी इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं था कि ये बेचना कैसे है, क्या है। बस कला अपनी जो है उसको, उसमें अच्छे से हमें प्रभावी जो चीज़ें हैं वो लानी है। फिर उन्होंने ये सवाल पूछने के बाद, मैं तो उम्र में उस टाइम छोटी थी, स्टूडेंट थी, मुझे पता ही नहीं चला कि इस चीज़ को मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। तो उस समय हमारे जो वहाँ पर सीनियर आर्टिस्ट जो मौजूद थे, उन्होंने मेरी सहायता करी। उन्होंने बताया कि आपको इसका वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए। तो वो वैल्यूएशन करने के बाद दिक्कत बस इतनी आई कि जो आर्ट मैंने अपने फैमिली को बताया था कि ये मैं आप ही को दूंगी, क्योंकि ये मैंने शादी के बाद वाली पहली अपनी प्रतिभा चलाई थी वहाँ पर। तो जो वहाँ पे मुझे पूछ रहे थे टूरिस्ट लोग कि ये मुझे चाहिए है पेंटिंग, मैं उनको दे नहीं पाई। वो पेंटिंग उन्होंने डॉलर्स में खरीदना चाहा था।
पर आप तो जानते हो कलाकार कलाकार है, भावना का भूखा होता है, और घर में वो पेंटिंग मुझे ले जानी थी तो मैंने उस समय वो पेंटिंग नहीं बेची। मैंने ये ठीक समझा कि अगली बार जब मैं फिर से अगर कोई इसी तरीके का काम करूंगी तो मैं ये बेचूंगी पेंटिंग। तो उस समय मैंने वो पेंटिंग बेची नहीं, पर वो उसकी कीमत डॉलर्स में जरूर थी। अब कितने डॉलर्स की थी वो थोड़ा बताना अभी याद नहीं आ रहा मुझको। तो अभी वसई में भी आप एग्जीबिशन वगैरह लगाती हैं या क्या कुछ सिखाती हैं स्टूडेंट्स? जी, मैं यहाँ पर कला के क्षेत्र में एक्टिव हूँ। मुझे यहाँ चाहिए एक्चुअली कि सारे ही बच्चे बूढ़े जो यंगस्टर्स है वो कला में इंटरेस्ट ले, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल हर किसी का बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया पहले कि क्राफ्ट आर्ट, म्यूरल पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो, इस तरह की कला के अनेक अलग माध्यम, कैनवास पेंटिंग जो हमारा मेन स्ट्रीम काम है वो भी, ये सारी ही चीज़ें कला के जो भी माध्यम हैं उनसे स्ट्रेस लेवल घटता है। तो न बजाय सिर्फ आर्टिस्ट, सारे ही जनरेशन के लोग इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपना स्ट्रेस लेवल घटाने के लिए। तो मैं खुद यहाँ पर बहुत सालों से ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, कैलीग्राफी, इस तरीके की ट्यूशन्स, क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन चलाती हूँ। तो उससे बहुत से लोगों ने अपना स्ट्रेस लेवल डाउन लाने के लिए फ़ायदा उठाया है। बच्चों ने खास करके अपना जो स्किल है उसको डेवलप करने के हिसाब से बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेशन किए हुए हैं। जैसा कि आप भी जानती हैं कि वसई में कला तो बहुत है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते जी, है ना। और वसई का जो ग्रोथ हुआ है बहुत स्लोली हुआ है और हो रहा है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? रविंद्र जी, क्या है, इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मन में थोड़ी आशंकाएं हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत स्ट्रगल किया है। यहाँ से बाहर निकलने का जो समय है वो भी बहुत लंबा है। अगर आपको मुंबई जाना है, मुंबई जाके एक्सप्लोर करना है, जो दिक्कतें मैंने एज आर्टिस्ट सही है, मैं चाहूँगी कि वो मदद अब आगे के जनरेशन को हम किसी लेवल तक आगे और बढ़ा पाए, लेके जा पाए, उनको ये स्ट्रगल करना ना पड़े। मैंने इस तरीके के स्ट्रगल देखे हैं कि विरार ट्रेन से हमें अपने जो बड़े बड़े कैनवस रोल है, बड़े बड़े जो हमारे पेपर रोल है, हमारे जो मटेरियल है वो लेके जाना आना, एज फीमेल आप समझ सकते हो, और एज शादीशुदा फीमेल मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन चीज़ों को लेके किया कि मैं इन चीज़ों को, अपने जो मटेरियल्स है, अपनी जो कला के जो भी माध्यम है उनको मैं कैसे अकोमोडेट करूं। तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है। इससे अच्छा अगर वसई के वसई में गैलरीज हो जिसमें हम अपनी प्रतिभा सामने रख पाए एज कलाकार, एज आर्टिस्ट, तो अगले जनरेशन के लिए दिक्कतें थोड़ी कम होंगी। यहाँ पर कला से जुड़ी हुए विद्यालय होने चाहिए, वो शिशु विद्यालय हो या उच्च स्तर के विद्यालय होने चाहिए। और हम यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो सभी इन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। तो अगर इस माध्यम से मैं ये दरख्वास्त कर पाऊँ अपने सारे वसईकर लोगों को कि आप इन चीज़ों में आगे होकर डिमांड रखिए अपनी कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो हमारे स्तर पर हम क्या कर पाए, क्या दे पाए अपने जो कला के क्षेत्र के लोग हैं और उससे बाहर के भी जिनको स्ट्रेस लेवल अपना मैनेज करना है, उनके लिए भी हम कला ये एक अच्छा लंबा सा दौर चला सकते हैं। मैंने जो जज किया, जो मैंने देखा है यहाँ पे कि जो कला होती है ना, इसको पेरेंट्स ही आगे नहीं बढ़ा पाते क्योंकि उनको लगता है ये फ्यूचर नहीं है ना। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, है ना, लेकिन पेंटर बनो, उसमें उनको फ्यूचर नहीं दिखता। तो उसमें हमें आमतौर पर सेकेंडरी या थर्ड समझ के वो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये मानसिकता जो लोगों की है, पेरेंट्स की है, आप भी पेरेंट्स होंगी शायद, तो हमें पेरेंट्स को कैसे जागृत करना है कि भैया ये इसमें भी फ्यूचर है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से अलग तरीके से सहमत हूँ देवेंद्र जी कि आप ये बात ध्यान रखिए, आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। ये बात हर एज ग्रुप के लिए लागू होती है कि आप अपने दिनचर्या का ध्यान नहीं रख रहे हो और आप
फिर एक बार आपको डॉक्टर में जाना है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। महीने में एक बार हो, 6 महीने में एक बार हो, वो है शरीर से जुड़ी हुई बात। आत्मा से, अपने जो दिमाग है, दिल है, उससे जुड़ी हुई बात हमेशा कला से होके गुजरती है। ये अब हर एक पेरेंट को समझना होगा। पेरेंट समय नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और यहीं से शुरुआत हो रही है डिप्रेशन, एंजाइटी इतने छोटे छोटे बच्चों में। अगर उन पेरेंट्स को अपने बच्चों की थोड़ी सी भी फिक्र है तो उनका फ्यूचर कहाँ समाया हुआ है, तो उनके दिल और दिमाग में समाया हुआ है। लॉकडाउन जैसा समय हम सब इतने बुरी तरीके से फेस कर चुके हैं देवेंद्र जी। उस समय में हम जो कलाकार थे, आप जो कलाकार हो, हमने क्या किया? हमने अपनी कला के माध्यम से खुद को जीवित रखा। तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य ये है और समझाना भी ये है कि आप अगर अपने मन को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को स्वस्थ रख पा रहे हो तो ही आप आगे बढ़ के प्रभावशाली जीवन व्यतीत कर पाओगे, आप सक्षम हो पाओगे। आपको अर्निंग के सोर्सेज इसमें बहुत से हैं। आप अगर कोई स्किल डेवलप कर रहे हो अपने आप में ही, तो वो स्किल ही आपको आगे बढ़ने का हर वो रास्ता खुला कर देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे आपने मेरे को पूछा, उसी हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी कि फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट, ये 2 स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप फाइन आर्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि है कैनवास और ये जो मटेरियल लेके उनके साथ जो एक अच्छे से हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, वो एक कला का माध्यम हो गया। और दूसरा है कंप्यूटर डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, तो आप उसमें भी अपना करियर कर सकते हो। दूसरी बात ये कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते, जो भी क्षेत्र आप चुन रहे हो उसमें आगे बढ़ते बढ़ते आप अगर कला साथ में रखते हो तो आप जो क्षेत्र आपने चुना हुआ है उस पे आप अधिक प्रभावशाली तरीके से अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आपका मन, आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा फोकस रहेगा जब आप अपने अंदर का वो कलाकार कहीं ना कहीं जिंदा रखते हो। तो कला का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप भले ही जीवन में 4 पैसे कम कमा लो, लेकिन आप खुश अपने आप में जरूर रहोगे। तो अर्निंग हर कोई अपने अपने प्रतिभा के हिसाब से कर ही पाता है। दिमाग और दिल इकट्ठा आगे लेके जाना, ये जो माध्यम है वो बस कला ही साध सकती है। VS नेशन आपका बहुत बहुत आभारी है कि आपने हमें अपना समय दिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।